सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया। तो बेटा मेरे सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। हमारा सिलेबस जो है वो बिजनेस लॉज हम लोगों ने शुरू किया था पिछली क्लास के अंदर। और बिजनेस लॉज में पिछली से पिछली क्लास एक हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, इंट्रोडक्शन अबाउट लॉ। एंड देन मैंने सीधा आपके सिलेबस में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरू किया पिछली क्लास के अंदर। और मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं पहले कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, देन हम आज की क्लास को शुरू करने वाले हैं। कोई स्टूडेंट है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? नहीं, सब सब ले चुके हैं पहले। वेरी नाइस। तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन अबाउट लॉ का जब मैंने आपसे लेक्चर लिया तो मैंने आपको क्या बताया कि लॉ क्या होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं बट याद दिला रहा हूं क्योंकि बार बार बता चुका हूं। Law means set of rules or regulation which are made to control the behavior of civilized person into civilized society। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है? तो लॉ जो भी बनता है वो लॉ बनने से पहले एक पूरा प्रोसेस होता है। एक बिल होता है, उस बिल को हम लोग प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, दोनों सभाओं के अंदर, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा या लोकसभा उन दोनों जगह पर बिल को प्रेजेंट करने के बाद जब वहां से स्वीकृति मिल जाती है, एसेंट मिल जाती है, तो फिर हम आगे जाते हैं। कहां पर? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट फिर अपने सिग्नेचर करते हैं एंड वो साइन होने के बाद ऑफिशियल गैजेट के अंदर आ जाता है और उस दिन से वो चीज एक्ट बन जाती है। मैंने कहा एक्ट मीन्स एक्शन, मतलब अब इंडिया के अंदर वो एक्शन में आ चुका है कानून। ठीक है, ऑल वेल। तो टोटल आपको बिजनेस लॉज के अंदर कई सारे एक्ट पढ़ने, अगर मैं सीए फाउंडेशन वालों आपकी बात करता हूं तो आपको पढ़ना है एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक आपको पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक आपको पढ़ना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक आपको पढ़ना है एलएलपी एक्ट, एक कंपनीज एक्ट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो कई सारे आपको एक्ट जो है वो पढ़ने हैं। ये सारे एक्ट जो हैं वो बने होंगे बिल्कुल सेम प्रोसीजर से, बिल्कुल उसी प्रोसीजर से जिस प्रोसीजर को हम अभी पढ़कर आए हैं। फिर मैंने आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरू किया। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहले हमने बात करी यूनिट नंबर 1 की। यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम कैसे फॉर्म करते हैं, मतलब किस तरीके से बनाते हैं। तो पहला काम मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जब इंट्रोडक्शन दिया तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा शुरू हुआ था 1 जुलाई 1930 को। और एक्चुअली में इसका एग्जिस्टेंस अपने आप में नहीं है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 7 जो है वो बात करता है किसकी? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करता था। और अब वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अकेला अलग से बन चुका है 1 जुलाई को। इसका ओरिजिनल नाम 1 जुलाई 1930 को जो था वो क्या था? इसका ओरिजिनल नाम था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और वहां से इंडियन वर्ड हटाकर सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्ड आया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम से। ऑल वेल। तो 1963 में ये वर्ड ओमिट कर दिया और पूरे भारत के अंदर ये वाला कानून जो है वो एप्लीकेबल होता है। पूरे होल ऑफ इंडिया में ये कानून एप्लीकेबल होता है। तो मैंने आपको होल ऑफ इंडिया का लॉजिक भी बताया। क्यों होल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है? बिकॉज आज से 6 साल पहले तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता था। धारा 370 के हटने के बाद आई थिंक 6 अगस्त को हटा था, मुझे याद है, वो 2019 में। उस दिन के बाद ये कानून जो है ये कहां पर लगता है? जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगता है। ठीक है, फिर हमने यूनिट नंबर 1 की शुरुआत करी। सबसे पहले मैंने आपको गुड्स का डेफिनेशन बताया, याद है सभी को? तो गुड्स मीन्स व्हाट? गुड्स मीन्स सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट money and actionable claim but includes shares, stocks, growing crops and trees which are forming part of land and agreed to be severed from the land। सबको याद है?
तो गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात करेगा। मनी गुड्स नहीं होता, लेकिन ओल्ड मनी, ओल्ड कॉइन्स, ओल्ड लीगल टेंडर गुड्स होता है। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं होता। एक्शनेबल क्लेम के कई एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे। शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ट्रीज, सब कुछ गुड्स होते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स और ट्रीज जो लैंड में प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बाद में हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, सेवर्ट करेंगे। तो जैसे सेवर्ट करा, अलग करा, वैसे ही वो मूव करता है। ऑल वेल। और फिर मैंने आपको कुछ और इसके अंदर डिटेल बताया। क्या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ये सारी चीजें जो है वो गुड्स के अंदर आती है। तो यस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब कुछ गुड्स का पार्ट होते हैं। पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, ये सभी गुड्स का पार्ट होते हैं। बोलो यहां तक ओके था? ऑल वेल है? देन फिर मैंने आपके लिए स्टार्ट करवाया मेरे बच्चे गुड्स का क्लासिफिकेशन। आई थिंक मैंने टाइप्स ऑफ गुड्स भी करवा दिए थे पिछली क्लास में। सबसे फ्यूचर गुड्स करवाना है, ठीक है। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स बताए। तो गुड्स तीन टाइप के होते हैं। एक को आप बोलते हो एग्जिस्टिंग गुड्स, एक को आप बोलते हो फ्यूचर गुड्स, एक को आप बोलते हो कंटिंजेंट गुड्स। अब एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट में क्या डिफरेंस है? तो एग्जिस्टिंग गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त एग्जिस्टेंस में होता है। फ्यूचर गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त एग्जिस्टेंस में नहीं होता है। और कंटिंजेंट गुड्स वो वाला गुड्स होता है जिसका सेल डिपेंड होता है फ्यूचर कंटिंजेंट इवेंट के ऊपर। ठीक है। तो वहां मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मछुआरे वाला, फिशरमैन, कि भाई मैं मछुआरा हूं, मछली पकड़ने गया, जा रहा हूं, तो आप कहते हो मेरे लिए भी 100 kg ऑफ फिश ले आना, लेकिन मैं 100 किलो फिश वादा करने के बाद नहीं ला पाया क्योंकि तूफान आ गया समुद्र में। तो एक्चुअली में हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, और जो गुड्स है, गुड्स की सेल किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करती है। बोलो ओके। और कंटिंजेंट गुड्स के बारे में एक बात और बता दूं, ये एक तरीके का फ्यूचर गुड्स ही होता है। तो ठीक है, मैंने आपको तीन तरीकों के गुड्स बताए, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट। अभी रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। फिर हमने बात करी एग्जिस्टिंग गुड्स की। तो ये कौन सा गुड्स होता है? एग्जिस्टिंग गुड्स मींस द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो एग्जिस्टिंग गुड्स मेरे तीन तरीकों के होते हैं। एक होता है मेरा स्पेसिफिक गुड्स, एक होता है मेरा एज सर्टेन गुड्स, एक होता है मेरा अन एज सर्टेन गुड्स। तो ये तीनों गुड्स हैं, एक स्पेसिफिक गुड्स, एक एज सर्टेन गुड्स, एक अन एज सर्टेन गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स कौन सा होता है? द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। याद करो, मैंने आपको एग्जिस्टिंग के अंदर स्पेसिफिक का पहला एग्जांपल दिया था। जैसे आप आईफोन 16 लेने जा रहे हो, तो आपको दुकान में जाकर, शोरूम में जाकर कुछ और नहीं, स्पेसिफिक है दैट कि आपको आईफोन 16 लेना है। एज सर्टेन गुड्स वो गुड्स होता है जो बल्क में से, अनएसर्टेन में से निकाला जाता है। तो देखो, बल्क में बहुत सारे गुड्स होते हैं, उसमें से जो निकाल के साइड कर दिया वो क्या होता है? एज सर्टेन गुड्स। जैसे आप चीनी लेने गए 2 किलो, तो चीनी एक उसमें बोरी कट्टा टाइप में रखा होता है ना, बनियों की दुकानों पे। तो जब तक वो उस बोरी के अंदर रखा हुआ, तब तक वो एज सर्टेन गुड्स है या अनएसर्टेन है? अनएसर्टेन, बल्क में। और जैसे ही वो बनिया साहब उसको अलग करेगा, वो क्या हो जाएगा? वो एसर्टेन हो जाएगा। सॉरी, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, एक मिनट बेटा, जरा एक लिंक भेजना है।
ऑल वेल। तो ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, डिवीजन में अभी स्पेसिफिक हो गया, एसर्टेन हो गया, अनएसर्टेन गुड्स कहां पर होते हैं, बल्क के अंदर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कंप्लीट हुआ था, एग्जिस्टिंग गुड्स, the goods which are in existence at the time of making contract of sale, and there are three types of existing goods. First is specific, second is as certain, and final goods is unas certain. All well, clear है। फिर हमने आगे की बात करी, फ्यूचर गुड्स। वैसे तो इसके बारे में मैं बता चुका हूं, बुक से इसको रीड करवाना है, तो पहले एक बार और बता दूं। अब दूसरी क्लासिफिकेशन गुड्स की क्या है, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स में मैंने आप सभी को बताया, वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद होता है, उनका प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के बाद होता है, उस गुड्स को आप फ्यूचर गुड्स कहते हो। जैसे देखो, एक एग्जांपल मैंने यहां पर दिया हुआ है सामने, एक किसान साहब बैठे हुए हैं और एक कोई पर्सन है जो किसान के साथ वादा कर रहा है, और किसान भी उसको वादा कर रहा है दैट मेरी खेतों में जो भी फसल होगी वो मैं आपको 2 महीने के अंदर प्रोडक्शन हो जाएगा, और 2 महीने बाद आप मुझसे ले जाना। कीमतें, प्राइजेस, वेट, वजन, कितना माल, सब कुछ तय हो गया। लेकिन अभी मेन जो गुड्स है, क्या वो एग्जिस्टेंस में बैठा हुआ है? तो उस गुड्स को आप कौन सा गुड्स बोलोगे? फ्यूचर गुड्स। ऑल वेल। तो देखो यहां पर है, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड or produced or acquired by the seller after making the contract of sale, section number 2, subsection 6. A contract for sale of future goods is always an agreement to sale। अब जरा ध्यान से सुनना क्या बताने जा रहा हूं, खासकर वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। देखो, मैं आगे थोड़े समय बाद बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरीकों का होता है, एक होता है सेल और एक होता है क्या, एग्रीमेंट टू सेल। ऑल वेल। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कि बेटा ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, ये टोटली 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 बात करता है सेलर से बायर के पास गुड्स ट्रांसफर करने की, नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर करने की। क्या ट्रांसफर करने की? ओनरशिप। तो जब भी सेलर और बायर आपस में कहीं लिखा हुआ है कि भाई सेल हो गई, ये समझना है कि ओनरशिप सेलर से ट्रांसफर होके किसके पास जा चुकी है। तो ये कब ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स में या फ्यूचर गुड्स में? एग्जिस्टिंग। फ्यूचर गुड्स जिसका अभी गुड्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसकी ओनरशिप कैसे आज मैं ट्रांसफर कर दूंगा? इसीलिए हमेशा अगर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स होता है तो वहां पर सेलर और बायर में कभी भी सेल नहीं होता, सेलर और बायर में वहां पर क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल। बोलो ओके। सेलर और बायर के अंदर क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल ऑलवेज। बोलो ओके, ऑल वेल है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ता हूं। तो इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है, इट इज नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो कभी भी फ्यूचर गुड्स पे आज जब भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट कभी भी एक्चुअल सेल होगा ही नहीं, क्योंकि गुड्स मेरा एग्जिस्टेंस में है ही नहीं।
बोलो जी, आ गया? कोई दिक्कत? चलो, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, 1,000 quintals of potatoes to be grown on his field is an example of agreement to, या P agrees to sell to Q all the milk that his cow may yield during the coming year. This is a contract for sale of future goods. पूरे साल में मेरी गाय जितना भी दूध जो है वो देगी, वो मैं आपको बेचूंगा। तो गाय आज तो पूरे साल का दूध नहीं देगी, गाय का तो फिक्स रूटीन है भाई, सुबह सुबह आओ, शाम को आओ और दूध ले जाओ। ऐसा कोई भी नहीं है जब बोलोगे तब मिल जाएगा, है ना? डोरियामोन की जेब थोड़ी है कि कुछ भी निकाल लो। चलो, तीसरा है मेरा कंटिंजेंट गुड्स। कौन सा गुड्स? तो बहुत सिंपल सा, मैंने आपको बताया, वो गुड्स जिसकी सेल किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से के ऊपर डिपेंड होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पर मेरे नोट्स के अंदर भी है, ये वाला सामने बासमती चावल वाला दिया था, याद करो। आप मेरे पास किसी पर्टिकुलर क्वालिटी का बासमती चावल खरीदने आए हो, मैंने कहा था कि मैं इसका ऑर्डर दे देता हूं, अगर आगे से वो चावल मेरे को मिल जाता है तो फिर मैं आपको सेल कर दूंगा, नहीं मिलता तो जयराम जी की। तुमने कहा ओके। मतलब ये जो मेरी बात आपके साथ में हुई है जिस गुड्स के रिगार्डिंग, उस गुड्स की सेल जो है वो कंटिंजेंट इवेंट पे डिपेंड है। अगर मेरे को वो बासमती चावल मिला तो फिर मैं आपको सेल, और नहीं मिला तो ये मेरा कौन सा गुड्स हो गया? कंटिंजेंट गुड्स। बोलो ओके बच्चों, ठीक है। तो आ जाओ, यहां पर क्या कहता है? कंटिंजेंट गुड्स मीन्स द गुड्स, द एक्वाजिशन ऑफ गुड्स विच डिपेंड अपॉन एन अनसर्टेन कंटिंजेंसी, दैट इज अनसर्टेन इवेंट. Contingent goods also operate as an agreement to sale and not a sale so far as the question of passing of property to the buyer is concerned. In other words, like the future goods, in the case of contingent goods also, the property does not pass to the buyer at the time of making the, अरे जब गुड्स ही कंटिंजेंट है, हमें पता ही नहीं है आपको बेचूंगा या नहीं, तो वहां पर प्रॉपर्टी तुम्हें कैसे दे सकता हूं? बताओ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया है? ओनरशिप. प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज टोटली बेस्ड अपॉन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, नॉट ओनली ट्रांसफर ऑफ कस्टडी और पोजीशन ऑफ द गुड्स. ऑल वेल? बोलो जी ओके। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने इसका भी दिया हुआ है, example, A agrees to sell to B a Picasso painting provided he is able to purchase it from its present owner. जैसे कि तुम मेरे पास आए और तुमने एक पेंटिंग खरीदने के लिए मुझे ऑफर दिया, मैंने कहा ठीक है, ये पिकासो पेंटिंग जो है वो मैं आपको सेल कर दूंगा अगर अभी ये पेंटिंग जिसके पास है वो मुझे बेच देता है तो। समझ गए? तो दिस इज कंटिंजेंट. अब हो सकता है वो मुझे बेचे ही ना, हो सकता है वो मुझे बेच दे, अगर बेचेगा तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं बेचता तो फिर बात खत्म हो गई. बोलो जी ऑल वेल? चलो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल नंबर 10 कहता है, पी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 50 pieces of particular article provided the ship which is bringing them reaches the port safely. एक पानी में जहाज, पानी का जहाज आ रहा है, मुंबई आ रहा है सिंगापुर से, उस जहाज में कोई सामान पड़ा हुआ है जो कि सिंगापुर से मुंबई आ रहा है. सार्थक आया मेरे पास, मान लो साइकिल्स आ रही है उसमें. सार्थक कह रहा है सर वो साइकिल्स मेरे को सेल कर दोगे क्या? मैंने कहा देख, वो साइकिल तुझे बेच दूंगा, लेकिन वो साइकिल आ रही है जहाज में, अगर वो जहाज सेफली यहाँ पहुंच जाता है तो बेच दूंगा. आजकल वैसी केसेस बहुत हो रहे. ट्रेन, बस, पैदल, जहाज, कहीं चले जाओ आप, बचने के आसार आपके हैं नहीं, है ना जी? हाँ, ये थोड़ा कॉम्पनसेशन आपके अकॉर्डिंगली, आपकी औकात के हिसाब से मिल जाता है. बस में मरोगे तो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ट्रेन में मरोगे तो 5 लाख मिल जाएंगे, हवाई जहाज में मरोगे तो 1 करोड़ मिल जाएगा. तो ये कॉम्पनसेशन है. क्या बेटे? हेलीकॉप्टर में थोड़ा बीच बीच का ही है, 50-60 लाख रुपए, वहां भी कहीं नहीं जा रहे आपके.
औकात के हिसाब से कॉम्पनसेशन। पैदल मरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, गाली और मिलेगी, साला रोड पे चल रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, आजकल थोड़ा वैसे ही 2025 बहुत खतरनाक चल रहा है। ओके, आगे बढ़ रहे। या चल रहा है या न्यूज ही हमें ऐसी दिखाई जा रही, जहां देखो वहीं मर रहे। मैं खुद बस मैं 4 बार तो स्कूटी रोक के आया हूँ यहाँ पर, मैंने कहा कोई है तो नहीं, आवाज तो नहीं आ रही, चलो बच गए। ठीक है, चलो जी, तो कंटिजेंट गुड्स आपको समझ में आ गया। तो कंटिजेंट गुड्स में आपका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं, ऑल वेल। अब अगली बात हम लोग करने जा रहे हैं, बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। एंड वैसे तो आगे पहले मैं जनरली क्या करता हूं, डिफरेंस करवाता हूं सेल और एग्रीमेंट टू सेल का, लेकिन मेरा मूड कर रहा है पहले मैं आपको ये डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में भी कुछ बताऊं। ऑल वेल, तो देखो अभी तक आपने मेरे से यूनिट के अंदर क्या पढ़ लिया। इस यूनिट में मैंने आपको गुड्स का मतलब बताया और गुड्स के हमने टाइप्स पढ़ लिया। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, छोड़कर मनी एक्शनेबल क्लेम, बट इंक्लूड्स शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्रीड टू बी सेवर्ड फ्रॉम द लैंड। गुड्स के टाइप्स क्या होते हैं सर? गुड्स 3 टाइप के आपके होते हैं, ये समझ में आ गया। मेरा एग्जिस्टिंग गुड्स और मेरा फ्यूचर गुड्स और मेरा कंटिजेंट गुड्स। सर ये भी 3 टाइप का होता है, स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स। जो मर्जी पूछ लो सर, सब बता देंगे। बहुत देर हो गई गुड्स गुड्स चिल्लाते हुए, तो वो गुड्स की ओनरशिप देते हो भाई, डिलीवरी दोगे या नहीं? तो सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स? डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब होता है मेरे बच्चे, वॉलियंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स बाय सेलर टू द बायर। डिलीवरी मींस वॉलियंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। वॉलियंट्री वर्ड मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार गुड्स की पोजीशन क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। पोजीशन मींस कस्टडी ट्रांसफर कर रहे हो अपनी इच्छा के अनुसार। इसको आप क्या बोलते हो? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स की डिलीवरी मेरे प्यारे बच्चों 3 तरीकों की होती है। कितने तरीकों की? एक को आप बोलते हो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक को आप बोलते हो सिंबॉलिक, और एक को कंस्ट्रक्टिव। घबराना नहीं, एक एक करके सबके नाम ले रहा हूं। पहले बताओ डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब समझ में आया? इट मींस वॉलियंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। पोजीशन वर्ड मींस कस्टडी ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर इज कॉल्ड डॉग। डॉग फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऑल वेल, 3 टाइप की डिलीवरी है। पहला एक्चुअल डिलीवरी, बहुत सिंपल है। तुम मुझसे ये रिमोट परचेज करने आए, मैंने तुम्हें ये रिमोट दिया, तुमने मुझे पेमेंट करी, चलो पेमेंट साइड करते हैं। मैंने तुम्हें ये रिमोट दिया, ये उठाया अपनी दुकान से, ये लो भाई रिमोट। मैंने फिजिकली आपको गुड्स की डिलीवरी दी है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। जनरली 90% से ज्यादा जगहों पर यही काम होता है। अगर आप सुबह सुबह दूध लेने जाओ तो वो पैकेट वाला दूध आपको देते हैं, बदले में आप क्या करते हैं? अच्छा, कभी मदर डेयरी के उस पे जो आउटलेट्स बने होते हैं वहां गए हो दूध लेने? डोलची लेके जाते हैं, डोलची लेके, देखा है? डोलची बोलते हैं ना उसको। गए हो? कैसे लिया जाता है वहां दूध? तो पहले तो आप लाइन में लगते हो दूध की, लाइन में लग गए, नंबर आपका आ गया, और नंबर आने पर आपने कहा कि 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, जो भी, मान लो आपने बोला 2 लीटर दूध दे दो, तो आपने उसको पैसे दिए और बदले में उसने आपको पैसे जैसा ही कुछ, चवन्नी जैसा ही कुछ दे दिया। चवन्नी देखी है किसी ने? 25 पैसे, छोटे छोटे सिक्के होते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्या मिलते हैं आपको? टोकन मिलेंगे। तो 2 किलो दूध के आपको 4 टोकन उसने दे दिए। मैं लिटरली कह रहा हूं, मैं खुद पहली बार लाइफ में मेरी माता श्री ने भेज दिया दूध लेने, मदर डेयरी। आप कभी गए होगे अलकनंदा? दिल्ली में कालकाई से पहले अलकनंदा की मार्केट है, उसके पीछे मदर डेयरी। तो मम्मी ने भेज दिया, पहले मम्मी लाती होगी, पता नहीं बिजी होगी, मेरे को, मम्मी को लगा कि ये बच्चा मेरा बड़ा हो गया है,
मम्मी की वो गलत फहमी हो गई उस दिन वहां पे। अब मैं शायद 6th क्लास में होऊंगा, मेरे को दे दी डोलची सी और बोला 2 लीटर दूध लेकर आना। आई थिंक 6 रुपए या 7 रुपए का हाफ लीटर आता था, 6 रुपए का हाफ लीटर आता था। तो 24 रुपए का 2 लीटर दूध। ठीक है। तो मम्मी ने मेरे को 50 रुपए का नोट दिया था, मुझे याद है, क्योंकि उस गांधी जी से बहुत बातें करते हुए गया था मैं कि कौन है तू, मेरे साथ क्यों है। ठीक है। अब मैं पहुंचा, मैंने उसको 50 रुपए दिए अंकल जी को, अंकल जी ने बैलेंस मेरे को दिया और 4 दे दिए टोकन, सिक्के चवन्नी जैसे। मैंने कहा इसका क्या करे, मैं वो टोकन लेकर घर आ गया, डोलची में डाले और लेकर घर आ गया। मेरी माँ ने मेरे को देखा बहुत देर तक, मेरी आरता वारता उतारा, कुछ नजर वजर टाइप नहीं होती कि भूत वूत चढ़ गया इसके ऊपर या कुछ हो गया। एक्चुअली में वो मदर डेयरी ने मेरे को, दुकान वाले ने एक सिंबल दिया, उसको कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स। वो टोकन एक सिंबल है कि ये गुड्स अब आपका हो चुका है। मुझे बस उस टोकन का यूज करना था। मैं बगल में जाता साइड में, और वहां पर होता ना एक ऐसे टोकन डालो और नीचे से दूध आया था। देखा है कभी नीचे से निकल के दूध? देखते वक्त मुंह पे आया वापस कभी ऐसे? तो वो दूध जो है वो आपका डालो और दूध आ जाता है। आ रहा है कुछ समझ में? वो है सिंबल, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स। या आपने कभी मैन ऑफ द मैच देखे क्रिकेट में? तो मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज मिलती है तो उसको कार मिलती है। तो कार में असल में कार उठा के तो नहीं दी जाती, क्या दिया जाता है? एक बड़ी सी चाबी या बड़ा सा चेक दिया जाता है कोई प्रेजेंटेशन में। तो दीज ऑल आर सिंबल्स। तो इसको कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स। आप मुझसे कार मांगो तो मैं आपको चाबी दे दूं, तो अल्टीमेटली मैं कार ही दे रहा हूं। आप मुझसे सामान मांग रहे हो, मैं गोडाउन की चाबी आपको दे रहा हूं, तो अल्टीमेटली मैं आपको सिंबल दे रहा हूं। बोलो 2 पॉइंट ओके। ये हो गया मेरा सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब तीसरे टाइप की डिलीवरी होती है जिसको आप कहते हो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसको मैं आपको अभी बताता हूं, पहले इन दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, पहला डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, डिलीवरी मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 2। स्क्रीन सबको दिख रही है? छोटा तो नहीं दिखता स्क्रीन पे? As a general rule, delivery of goods may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession to the buyer or any other person authorized to hold them on his behalf। या तो बायर को या बायर के किसी एजेंट को हम दे देंगे। अगर हमने सेल बायर को किया है तो जरूरी थोड़ी बायर ही लेकर जाएगा, बायर का एजेंट भी ले जाएगा तो भी मामला ओके है। तो कितने टाइप की डिलीवरी होती है? तो 3 टाइप की मेरे प्यारे बच्चों डिलीवरी है। 3 forms of delivery। One is actual delivery of goods, second is constructive, and the final one is symbolic delivery of goods। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल मतलब मेरे बच्चे जहां पर एक्चुअली में गुड्स आपको क्या कर दिया गया है, गुड्स की कस्टडी आपको एक्चुअली में ट्रांसफर कर दी गई है, इसको मैं कौन सा डिलीवरी बोलता हूं? तो देखो यहां पर गुड्स की कस्टडी है, ट्रांसफर की जा रही है हैंड टू हैंड। बोलो हाँ या ना? दिस इज एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो व्हेन द गुड्स आर सिंपल फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर इज कॉल्ड, और डिलीवरी का ये सबसे कॉमन मेथड है। मैंने आपको बताया 90%, शायद उससे भी ज्यादा जो है, आई एम नॉट श्योर, इससे भी ज्यादा ही होंगे, डिलीवरी ऐसे ही होती है, फिजिकली पोजीशन ट्रांसफर करके ही होती है। बोलो ओके, फर्स्ट एक्चुअल। अब दूसरा मेरा कौन सा है? सिंबॉलिक डिलीवरी। मतलब कि हम कोई टोकन टाइप कुछ ऐसा दे देते हैं, जैसे आप कभी किसी मेले में जाओ तो मेले में एक कॉमन थिंग होती है जाने की, आपको खाना बहुत पसंद होता है मेले में। मेले में जाने का मतलब ही खाना पीना होता है। तो आप वहां पर जाओ तो वहां आपको पीली सी पर्ची दे देते हैं, नूडल्स मांगे उसने पीली सी पर्ची दे दी। तो पीली सी पर्ची वो क्या है? वो टोकन है, गुलाबी हरी पीली सी नहीं होती कुछ,
उससे आप जाओ और पर्ची बेशक जेब में रख लो, पहले मेला वेला घूम लो और बाद में जाके खा लो, ऐसा भी होता है। बोलो ओके। तो ये है मेरी सिंबॉलिक डिलीवरी। देखो यहां पर सिंबल प्रेजेंट कर रहे हैं, कार के की। बेटा है, गाड़ी की है किसी और की है, ट्रक की है, बस की है। ऑल वेल, ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी, अब तीसरी डिलीवरी जरा देख लो। तीसरी डिलीवरी है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी? इसको समझाता हूं, ये आज की डेट में बड़ा मेजर लेवल पर कॉमन हो चुका है। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले ना, आज मैं इसका पहले एग्जांपल देता हूं एंड देन आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो मैं एक सेलर हूं और गुड्स का सेलर हूं, तो थोड़ा बड़े लेवल का सेलर हूं। तो अगर कोई गुड्स का सेलर होता है तो वहां पर आपको एक बात बता दूं मैं कि उसकी गुड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा भी होती है। कभी कभी गुड्स की क्वांटिटी कभी कभी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने पास जो है वो स्टॉक नहीं होता, सॉरी स्पेस नहीं होता उस सामान को रखने के लिए। तो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं सेलर हूं अमेज़न का। किसका सेलर हूं बेटे? अमेज़न का। एंड हेलो, हाँ जी जल्दी बोलो। हाँ, 11:30, 11:45। ओके, बाय बाय। तो मैं क्या हूं? अमेज़न पे सेलर हूं, ठीक है। आपको पता है अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर मैं सेलर हूं, मान लो। क्या आप जानते हो इन दोनों के बारे में? सब जानते हो। अमेज़न फ्लिपकार्ट पर मैं सेलर हूं। आपको पता है अमेज़न और फ्लिपकार्ट एक ऑफर देते हैं सेलर को कि अगर आपके पास अच्छा बड़ा स्पेस नहीं है तो आप हमारा अपना माल कहां पर रख सकते हो? हमारे द्वारा बनाए गए। अब बायर क्या करता है? बायर अमेज़न और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाकर इस सेलर के वहां क्या देता है? ठीक है, फिर ऑर्डर देता है। तो ये सेलर वेयर हाउस को क्या कर देता है? इन्फॉर्म, या एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट हो जाती है कि भाई मेरा माल किसको भेज देना। ऑल वेल। एक तरीके से पहले उस वेयर हाउस में रखे हुए माल का ओनर कौन था? अब उस वेयर हाउस में रखे हुए माल का ओनर कौन हो गया? बेशक डिलीवरी एज इट इज नहीं हुई है, जैसे फिजिकल और सिंबॉलिक में होती है। इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ द गुड्स। क्या कहा जाता है? आगे समझ में नहीं आया? एक बार और सुनो। फ्लिपकार्ट पर मैं सामान बेचता हूं, मैं सेलर हूं, लेकिन मेरा सारा माल वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। फ्लिपकार्ट के या किसी भी थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। कोई एक थर्ड पार्टी है जो वेयर हाउस मेंटेन करता है, उसके पास मैंने सामान रखा हुआ है। आप एज बायर मेरे पास आते हो, तो मैंने क्या करा? मैंने आपकी और उस थर्ड पार्टी की जो वेयर हाउस है उसकी क्या करवा दी? एक्नॉलेजमेंट करवा दी। अब वेयर हाउस के रजिस्टर में या सॉफ्टवेयर में, वॉट एवर तुम कुछ भी बोल सकते हो, वहां पर नाम जो है वो किसका लिखा होगा? पहले। अब वो उस नाम को क्या करेगा? काट कर किसका लिख देगा? अच्छा, कोई चीज जब कटती है तो कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में टूटी फूटी हो रही है, क्या बोलते हैं उसको? कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना। तो यहां पर इस डिलीवरी के आगे वर्ड क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसको आप ऐसे समझो, जहां पर एक रजिस्टर, सॉफ्टवेयर, पेन ड्राइव या जो भी डायरी रजिस्टर जो भी मेंटेन हो रहा है, वहां एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि पहले सेलर का नाम है और काट के किसका लिख दिया जा रहा है? बायर का। एक्नॉलेजमेंट करवा दी जा रही है। मान लेंगे डिलीवरी हो गई बायर को, अब बेशक 2 4 10 दिन बाद दे, वो अलग मैटर है, लेकिन अब वो प्रोडक्ट बायर के नाम हो चुका है। बस ये बताना है मुझे। बोलो ओके। अब कोई डाउट है?
एक बार पढ़ रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। देखो यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ये देखो वेयर हाउस में माल पड़ा हुआ है, ये ट्रक है, ये माल लेकर जा रहा है, और ये वेयर हाउस वाला काम जो है कोई थर्ड पार्टी कर रहा है सेलर के बिहाफ पर। देखो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कह रहा है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन, मतलब जगह, गुड्स अपनी जगह पे ही है, पड़ा सेलर के पास ही है, बस अब उसका ओनर, सॉरी पड़ा वेयर हाउस में ही है, उसका ओनर सेलर की जगह कौन हो गया है, ऑफ द थिंग एज द इन द केस ऑफ डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। अटॉर्नमेंट का मतलब होता है बेटा लॉ की लैंग्वेज में एक्नॉलेजमेंट। बोलो ओके, क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल 12, वेयर अ वेयर हाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए अग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी, वेयर द warehouse man holding the goods of A agrees to hold them on behalf of B at A's request. Constructive delivery takes place when a person in possession of the goods belonging to the seller acknowledges to the buyer that he holds the goods on buyer's behalf. आ गया, थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज कर दिया बायर को कि सेलर वाला गुड जो अभी तक सेलर का था अब वो तेरा है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। बोलो ओके, ऑल वेल, क्लियर है? तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं एक बहुत ही अच्छा पॉइंट, एक मैं आपको बताऊंगा सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में एंड इसके डिफरेंस। ऑल वेल, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला एक टॉपिक है पूरा सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन नंबर 4। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना सब बच्चे। आपके फर्स्ट यूनिट से कोई क्वेश्चन अगर जनरली पूछा जाता है बार बार, तो वो यहां से पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का क्या डिफरेंस होता है। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना, फ्यूचर गुड्स का हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा और नॉर्मल एक्चुअल जो डिलीवरी हो रही है वो क्या हो रही है, सेल हो रही है। अब सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच के अंदर डिफरेंस क्या है? तो बेटा मेरे, जब भी बात आप सेल की करते हो और एग्रीमेंट टू सेल की करते हो, तो प्राइमरीली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो बात होती है वो ट्रांसफर करने की होती है क्या, ओनरशिप। सेल में ओनरशिप सेलर से बायर के बीच में ट्रांसफर हो जाती है, मतलब ओनर कौन बन जाता है। एग्रीमेंट टू सेल में सेलर और बायर के बीच में मात्र एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, मतलब अभी सिर्फ बात हुई है सेल की, सेल एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो यहां पर ओनरशिप अभी भी किसके पास रहती है, सेलर के पास। ऑल वेल, ये ओनरशिप की बात सर आप बार बार क्यों कर रहे हो? ओनरशिप की बात सर मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि गुड्स का जो रिस्क होता है वो हमेशा वो बंदा बियर करता है जो बंदा गुड्स का क्या होता है, ओनर होता है। तो यहां पर शुरुआत है सबसे पहला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 4 की बात सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच की। सेल मतलब एग्जीक्यूशन हो चुका है, एग्रीमेंट टू सेल मतलब सिर्फ और सिर्फ वादा किया है। क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वादा किया है, प्रॉमिस किया है। एग्रीमेंट टू सेल किया है, अभी किसी पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी है। जब मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चे मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, सिर्फ आज आपस में बात करिए मतलब एग्रीमेंट किया है, परफॉर्मेंस अभी नहीं करी, वेयर परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड बेटा मेरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या नाम देते हो, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल,
और जहां पर परफॉर्मेंस दोनों पार्टी की हो जाती है उसको आप क्या नाम देते हो? तो सेल के अंदर ओनरशिप बायर के पास जाती है या नहीं जाती? अरे सेल लिखा हुआ है ना, पक्का चली गई होगी। सेल आप कब करोगे एक बार बताओ, आपने सेल कब करी? जब ओनरशिप आप किसको दे दोगे? तो ओनरशिप पासेस टू द, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप रिमेन रहती है किसके पास? ऑल वेल। एक बात बताओ, जैसे कि आज मैं किसी आईफोन के स्टोर गया, मैंने एक आईपैड खरीदा। ऑल वेल, मैंने परचेज कर लिया आईपैड, मान लो ये वाला, ठीक है, ये मैंने परचेज कर लिया, बिल जनरेशन हो गया है, उसने आईपैड का पूरा बिल मेरे नाम दीपक पाठक पर जनरेट कर दिया। ओनरशिप किसको मिल गई? मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ा, मैंने कहा मैं आईपैड कल लूंगा आपसे, मैं चला गया। क्या वो पीछे से मेरे इस आईपैड को किसी और बायर को बेच सकता है? क्यों? ओनरशिप किसके पास है? तो सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। सेल में सेलर गुड्स को रीसेल कैसे कर सकता है? तू जब ऑलरेडी सोल्ड गुड्स है तो तेरी हिम्मत कैसे हो गई रीसेल करने की? और आगे है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीटेड शब्द का मतलब होता है जहां परफॉर्मेंस दोनों पार्टी की तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो जी ओके। अरे बोल दो। अब हम बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल की। तो मेरे प्यारो, एग्रीमेंट टू सेल में पहला बताया आपको मैंने, दूसरा बताया आपको मैंने, अगला है सेलर कैन सेल द गुड्स टू। अब एक बात बताओ, सेलर और बायर में एग्रीमेंट हुआ, बायर की तरफ से एग्रीमेंट हुआ भाई 10 दिन बाद सेल हो जाएगी, बायर ने कहा ठीक है, लेकिन सेलर को कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि बायर जो है थोड़ा इंटरेस्टेड टाइप नहीं लग रहा। जैसे कि आप भी कभी बाजार जाते हो तो दुकान वाले को बोलते हो जाते भैया अभी 15 मिनट में आके लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सेलर वही सामान किसी और को बेच चुका होता है, फिर आप लड़ोगे उससे, मैंने तो बोला था मैं आ रहा हूं, क्यों बेच दिया तूने? यस बॉस। ब्रीच बिल्कुल हो गया, क्यों नहीं हो गया? इस पे तू अधिकार कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, 100% ले सकता है, लेकिन सेलर के खिलाफ लेगा, उस बायर के खिलाफ नहीं जिसको बेचा है सेलर ने। तो हेयर सेलर कैन सेल द गुड्स टू, और ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? और ये कौन सा था? बोलो ओके। अरे बोलो। एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड। दोबारा सुनो, प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूं। किसी के पास पानी की बोतल है साफ सुथरी सी? बड़ी तेज प्यास लग रही है, थैंक यू सो मच, बचा लिया तुमने। बहुत ठंडा है भाई। बेटा यहाँ एडमिशन कैसे लिया था? तेरा नाम क्या है? आर्यन। अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, तूने पहले ही बताया था। आर्यन यहाँ एडमिशन कैसे लिया था, प्रोसेस बता। तो किस यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? सर से? अच्छा, अच्छा स्कूल टीचर सर जो है, ठीक है। तो तू यहाँ पे आया होगा, सीधा क्लास में बैठ गया होगा, तो पहले गया ऑफिस में बैठा, ऑफिस में बात करी, और तुम्हारे और ऑफिस में मैम से और आपकी बात हुई होगी। तो बताओ, क्या तुमने पूरी पेमेंट अपनी तरफ से इमीडिएटली दे दी उस टाइम पे बात करते ही? नहीं। क्या पूरा सिलेबस उसी टाइम ऑफिस में बैठ के आपको पढ़ा दिया गया? दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस अभी क्या है? बाकी है ना दोनों की। बस आपका और प्रोमिनेंट का आपस में क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, वेयर परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग। आ गया समझ? और एग्जीक्यूटेड क्या है? तुमने पूरी पेमेंट दे दी, हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया,
तुम अपने घर, मैं अपने घर, एग्जीक्यूटेड। तुम सुबह गए घर का सामान लेने, तुमने पूरी पेमेंट दी, उन्होंने तुम्हें पूरा सामान दे दिया। तुम्हारी तरफ से परफॉर्मेंस पूरी, उसकी तरफ से परफॉर्मेंस पूरी। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड। एंड में ईडी है, ईडी पास्ट टेंस में लगता है जहां पर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटेड। बोलो ओके। कोई और डाउट है क्या किसी बच्चे को? आगे बढ़ू? तो ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का, वैसे तो इसका मेजर डिफरेंस आगे आएगा, ये तो बस एक झलक मैंने दिखाई है ताकि ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये अलग से। ऑल वेल, चलो आगे बढ़ रहा हूं। तो कुछ पहले एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, एक्स एग्रीज विद वाई, एक्स एग्रीज विद वाई on 10th of October 22 that he will sell his car to Y on 10 नवंबर 2022। एक्स वाई के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मैं तुम्हें, एग्रीमेंट की डेट क्या थी, लेकिन गाड़ी बेचेंगे कब, पेमेंट भी कब मिलेगी, उसी टाइम जब गाड़ी बिकेगी। तो आज क्या मैंने कुछ का कोई परफॉर्मेंस दी, क्या वाई ने कुछ परफॉर्मेंस दी? ना तो एक्स ने कोई परफॉर्मेंस दी, ना वाई ने कोई परफॉर्मेंस दी। दोनों के बीच में क्या हुआ है? सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। दिस इज एग्रीमेंट टू सेल। बोलो ओके। ओ बोलो जी। तो ठीक है। अब इसी सेल और एग्रीमेंट टू सेल के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब बताओ। अब एक नया पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं, पहले मैं यहां साइड में बताऊंगा एंड देन यहाँ आएंगे। अब मैं बहुत देर से ये बोल रहा हूं कि सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। इट मीन्स when one person transfers or agrees to transfer general property in goods to buyer for price। सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1 डिफाइन कर रहा है डेफिनेशन को। किसकी डेफिनेशन को? तो ये डेफिनेशन जो मेरी आ रही है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की है। किसकी बेटा मेरे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ध्यान से समझना सभी बच्चे। इट मीन्स व्हेन वन पर्सन, जब कोई एक बंदा, जिसको मैं अभी क्या नाम ले रहा हूं, जब कोई एक बंदा ट्रांसफर कर रहा है और एग्रीज टू ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, इसको कहते हैं इमीडिएटली। क्या इसको मैं एग्जीक्यूटेड बोल सकता हूं? बोलो। और एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू ट्रांसफर, एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब एग्रीमेंट टू सेल। क्या इसको मैं एग्जीक्यूटेड बोल सकता हूं? एग्जीक्यूटरी। क्या बेच रहा हूं, क्या ट्रांसफर कर रहा हूं? जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? क्या भाई? बिस्तर बिस्तर लाऊं? आ जाओ। तो जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। ध्यान से सुनना बेटा मेरे, प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है। प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप जो है वो दो टाइप की होती है। एक को कहते हैं जनरल प्रॉपर्टी और एक को कहते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी।
एक प्रॉपर्टी को आप क्या नाम देते हो? जनरल प्रॉपर्टी, और एक को क्या कहते हो? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जरा ध्यान से सुनना, यहां पर बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है? वो जनरल प्रॉपर्टी की हो रही है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की नहीं हो रही है। अभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता क्या है, या स्पेशल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, होता क्या है, जरा ये समझ लो। आपने मान लो कि मैंने क्या करा, बेटे आपका नाम क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत को 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी, तो सिद्धांत आया 20,000 रुपए के लिए मेरे पास। मैंने कहा मैं तुझे 20,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन बदले में कुछ सामान तो रख मेरे पास गिरवी, तभी दूंगा। तो सिद्धांत ने, मान लो इसके पास आईफोन है, इसने अपना आईफोन मेरे पास रखा और मैंने इसको कितने पैसे दे दिए? आईफोन का मालिक कौन है? सिद्धांत है। ओनर कौन है? प्रॉपर्टी आईफोन की किसके पास है? सिद्धांत के पास। भाई जब भी हम किसी पे कोई चीज गिरवी रखते हैं तो प्रॉपर्टी थोड़ी रख के आते हैं, सिर्फ एसेट्स रख के आते हो, गुड्स रख के आते हो, ओनरशिप थोड़ी देकर आते हो। सिद्धांत ने बोला सर 2 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा। मैंने कहा डन। 2 महीने बीत गए, सिद्धांत ने मुझे मेरी पेमेंट नहीं दी। पहले बताओ, इसने मेरे पास वो फोन गिरवी रखा था ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेज करना। क्या करना? प्लेज करना। लेकिन गिरवी रखते वक्त क्या ओनरशिप मेरे नाम करी थी? ओनरशिप तो सिद्धांत के नाम ही थी। 2 महीने बाद ये मुझे मेरी पेमेंट नहीं करता, तो फिर मैंने इसको नोटिस दिया, भाई पेमेंट कर दे। ये फिर भी मुझे पेमेंट नहीं करता। मैंने इसको फिर से नोटिस दिया कि मैं तुझे, तेरा सामान जो है वो मार्केट में सेल करने जा रहा हूं। इसका फिर भी कोई अच्छा आंसर नहीं आया, तो मैंने मार्केट में वो सामान जो है वो बेच दिया। क्या अधिकार है बेचने का? बिल्कुल है। पेमेंट दिए भाई, लेकिन क्या मैं उस सामान का मालिक हूं? लेकिन मेरे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल राइट है, जिसके तहत उस सामान को मैं मार्केट में बेच सकता हूं। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। और ये मेरे बच्चे हम लोग पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। किसमें? मैं आपको यूनिट नंबर 8 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ाऊंगा, बेलमेंट एंड प्लेज नाम का टॉपिक। वहां प्लेज नाम के टॉपिक में मैं आपको स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बोलो यहां तक ओके? अरे बोल दो। अब बात होती है जनरल प्रॉपर्टी की। बेटा जनरल प्रॉपर्टी मतलब बहुत सिंपल, आई एम द ओनर और आई ओनली कैन सेल द गुड्स। जैसे वही गुड्स, सिद्धांत अपना गुड्स, अपना आईफोन किसी को बेचता, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती? क्योंकि ये खुद उसका ओनर है। आई एम द ओनर, आई एम सेलिंग द गुड्स, आई हैव द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, एंड दिस इज कॉल्ड जनरल प्रॉपर्टी। बोलो ओके? चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं क्या होता है। इट मीन्स व्हेन वन पर्सन, इट मीन्स व्हेन वन पर्सन दैट इज सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब सेल करना इमीडिएटली, एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब एग्रीमेंट टू सेल करना, मतलब फ्यूचर में क्या कर रहे हैं? सेल। जनरल प्रॉपर्टी नहीं, सेल कर रहे हैं गुड्स, और ट्रांसफर कर रहे हैं क्या? जनरल प्रॉपर्टी। बोलो ओके? तो सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? हमेशा हमेशा गुड्स होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आर्यन को एक एग्जांपल दिया था, रिसेप्शन पे तू आया, हमारे से बात करी, तूने फीस दी, मैंने पढ़ाया। एक्चुअली में हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मैटर गुड्स नहीं है। हमारे बीच में बस एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सब्जेक्ट मैटर जहां गुड्स होगा वही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट होगा। जैसे तुम एसी खरीदने गए, तुम मोबाइल फोन खरीदने गए, बेटा तू अपना मोबाइल फोन इधर दे, इधर उठा के लेकर आ। बोला ना तेरे को बेटा जल्दी ला ना, लेके आना इधर। बेटा दियो, लेके आ इधर। क्या है पासवर्ड? क्या है इसका? क्या 6 अंकों का क्या नंबर है?
तेरे को मैंने पिछली क्लास में भी बोला था ना, आज थर्ड हमारी क्लास है और 2 बार तू फोन के चक्कर में धरा गया है। तू यहाँ पर ऐसे 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 लगा पड़ा है क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ये टीचर भी कभी स्टूडेंट था। डिस्टर्ब हो रहा है तो गेम में रख के आगे से क्लास में फोन नहीं आना चाहिए तेरा क्लास के अंदर, ठीक है? तेरे को हर क्लास में पहले तेरी जेब चेक होगी, वहां बाहर फोन तेरा जब सबमिट होगा। अभी घर पे फोन करवाता हूँ, पहले जरा बात करता हूँ। कौन है लेला यहाँ पर? है कोई? आ तो नहीं रहा कोई, सब लड़के ही है। चलो, तेरे को मैंने बोला था ना कि मतलब मैं बहस कर रहा है, मैं तेरे को बोल। चलो आगे की बात कर। ऐसे लगा पड़ा नी, 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 नी। चलो, इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। चलो ध्यान से सुनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया। इट मींस व्हेन वन पर्सन दैट इज सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर। ट्रांसफर मींस इमीडिएटली, एग्रीज टू ट्रांसफर मींस एग्रीमेंट टू सेल। जनरल प्रॉपर्टी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया जनरल स्पेशल का, अभी इस मेरे नोट्स के अंदर भी पढ़ाऊंगा। इन गुड्स, गुड्स मतलब सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ऑलवेज गुड्स होना चाहिए। किसको बेच रहे हैं और किस लिए बेच रहे हैं? प्राइस के लिए। तो बेटा ये मैंडेटरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंसिडरेशन मोनेटरी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है आप दुनिया जहान में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना, नॉट इवन, मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात नहीं कर रहा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप किसी के साथ भी बना रहे हो वो वैलिड तब होता है जब वहां पर मोनेटरी कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन इन मनी। अच्छा ये नहीं कह रहे कि कंसिडरेशन पूरा होना चाहिए, एडिकेट होना चाहिए। इन एडिकेट यानी कि पार्टली मोनेटरी भी होगा तो चलेगा काम, लेकिन पार्टली मोनेटरी के टाइम पर चेक करना है कहीं आपस में किसी ने धमका के प्रेशर डाल के तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। कहीं मैंने आपकी जो पेट की नाभि पर जो है वो पिस्टल लगा रखी है और आपसे साइन करवा रहा हूं अपनी कार 10 रुपए में बेच मुझे, तो 10 रुपए तो ऑन पेपर लिखा हुआ है, 10 रुपए तो लिखा हुआ है और वो लॉ में कहता है कि इनएडिकेट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है, लेकिन ये 10 रुपए जो उस बंदे ने करा है वो अंडर प्रेशर बेच रहा है, ना कि वॉलियंट्री बेच रहा है। बोलो ओके? तो वॉलियंट्री आप चाहे 1 रुपए में ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्लास में बच्चों को एग्जाम्पल देता हूं इस चीज का। एक अगर आप कोई मूवी आपने देखी हो, भाग मिल्खा भाग, एक मूवी है 2013-14 में आई थी और फरहान अख्तर प्रोड्यूसर और एक्टर था, और वो मूवी है मिल्खा सिंह की लाइफ के ऊपर, पूरी जीवनी है उनकी। मिल्खा सिंह कौन थे? भारत के फर्स्ट ओलंपियन थे जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे हमारी कंट्री में, दौड़ में दौड़ते थे वो। उनको फ्लाइंग सिख भी बोला जाता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो फरहान अख्तर की कंपनी ने उनसे जाके बात की कि हम आपके लाइफ में एक मूवी बनाना चाहते हैं। तो कोई मेरी लाइफ में कोई मूवी बनाए तो फिर मैं उससे क्या करता हूँ? चार्ज करता हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर की लाइफ में मूवी आई, उन्होंने चार्ज किया। MS धोनी की लाइफ पर आई, उसने भी चार्ज किया। मिल्खा सिंह ने ओनली सिंगल 1 रुपी चार्ज किया था। तो वो भी कंसिडरेशन हो गया, इनएडिकेट हो गया, अपर्याप्त। इनएडिकेट मीन्स अपर्याप्त, लेकिन वहां पर फ्री कंसेंट थी, किसी प्रकार का दोनों पार्टी में कोई भी प्रेशर या कोई भी प्रॉब्लम दोनों पार्टी में नहीं थी। बोलो ओके है? अरे बता दो जी। ऑल वेल। अब इसको और तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर जनरल प्रॉपर्टी दैट इज ओनरशिप ऑफ गुड्स सब्जेक्ट मैटर टू द बायर फॉर, तो इट कैन इवन अकर बिटवीन पार्ट ओनर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पार्ट ओनर के बीच में भी हो सकता है। क्या होता है इसका मतलब? अरे बताओ।
मल्टीपल ओनर हो, मतलब आप किसी एक प्रोडक्ट के दो मालिक हैं, तो आधा आप आधा वो, तो एक मालिक भी ट्रांसफर कर सकता है ओनरशिप, उसकी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस मैं आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ही पढ़ाऊंगा। ऑल वेल, तो देखो इसको तोड़ते मरोड़ते हैं, तो दो तरीकों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक ट्रांसफर में क्या होता है, सेल, और एक एग्रीज टू ट्रांसफर में क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक सेल और एक एग्रीमेंट टू सेल। तो सेल मीन्स व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द, और एग्रीमेंट टू सेल मीन्स ओनरशिप इज सेट टू ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट, या कोई फ्यूचर कंडीशन को आप फुलफिल करोगे तब आप ओनरशिप ट्रांसफर आपकी हो जाएगी। बोलो। और जिस दिन वो कन्वर्जन हो गया, मतलब जो भी कंडीशन है वो पूरी हो गई, एग्रीमेंट टू सेल अब कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, सेल। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में था, 10 अक्टूबर को एग्रीमेंट बनाया कि 10 नवंबर को तू मुझे 7 लाख रुपए दियो, मैं तुझे कार दे दूंगा। 10 नवंबर को तूने मुझे 7 लाख दिए, मैंने तुझे कार दी, तो 10 नवंबर को एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट हो गया किसके अंदर। लेकिन अगर मैं कार लेकर आया और तू 7 लाख रुपए लेकर नहीं आया, या तू 7 लाख रुपए लेकर आया मैं कार नहीं लेकर आया, तो फिर हमारा वो एग्रीमेंट टू सेल का कन्वर्जन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो कंडीशन जो थी वो फुलफिल नहीं हुई। तो ये अगला पॉइंट है कन्वर्जन। सेक्शन नंबर 44 कहता है, an agreement to sell turns into a sale when the agreed time passes or conditions are, बोलो जी। अब सेल क्या होता है, सेल मीन्स वेयर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप, किस चीज की ट्रांसफर होती है, कब, किससे, किसको। और सेल तभी होगी जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, मैं आपको पहले बता चुका, बुक में बहुत घुमा फिरा के बहुत बार रिपीट कर करके बोल रहे हैं, बट अल्टीमेटली मैंने आपको 10 मिनट पहले इसका आंसर दे दिया। सेल मीन्स ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड इमीडिएटली फ्रॉम बायर, नहीं फ्रॉम सेलर। ऑल वेल, क्लियर है यहां तक, बोलो। आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में भविष्य में ट्रांसफर होगी, फ्यूचर में। जो भी कंडीशन आप रखी है वो कंडीशन फुलफिल करो, जैसे फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अब करेंगे डिफरेंस की बात। पहले डिफरेंस पे आ जाओ, सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस कर ले बात। तो देखो बच्चों, ये तुम्हारा डिफरेंस बहुत अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर देना। सेल में ओनरशिप सिद्धांत बेटा कब ट्रांसफर होती है, इमीडिएटली या फ्यूचर में। बेटा तू बता, एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, खड़ा हो, एक्सप्लेन कर, पूरा बता, फ्यूचर में कब, जब गुड्स एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। क्यों, एग्जिस्टिंग गुड्स का फ्यूचर सेल नहीं होता, तो गुड्स तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। तो ना जब बातें करते हैं ना इधर से उधर, ऐसे ऐसे हंसते हैं देख देख के, तो कुछ चीजें मिस हो जाती है, ठीक है, बैठ जाओ। समझ रहे हो क्या इशारा दे रहा हूं, हाँ भाई, क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में। और अगर करी हो तो, और अगर ये तुझे बोल रहा है तुम दोनों कर रहे हो, तो मैं इधर, इधर ही फोकस इधर होना चाहिए। बेटे झूठ बोल रहा हूँ सच, तेरे को 2 बार नोटिस किया मैंने। चल ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से। अब एक कैमरा इधर से भी ऐसे लगाना पड़ेगा, और यहीं यहां से दिखाएंगे, बेटा देख जरा इतने सेकंड पर। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब फ्यूचर के लिए एग्रीमेंट किया है ना, तो उस एग्रीमेंट की कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशन फुलफिल करो, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी।
बट फिलहाल की बात एग्रीमेंट टू सेल में एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। सेल में ओनरशिप इमीडिएटली, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर में। दो बात हो गई। पहला डिफरेंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर, एग्रीमेंट टू सेल में ऑन फ्यूचर डेट या फुलफिलमेंट ऑफ सम। यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। अब पेपर में ये मत लिखे, पेपर बच्चा फेल क्यों होता है, थोड़ा बहुत सुन लिया क्लास के अंदर, ज्यादा पढ़ा नहीं, जब एग्जिस्टिंग गुड्स में आ जाएगा तब हम ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, ऐसा लिख के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन होती है और फ्यूचर डेट के अंदर, यही लैंग्वेज यूज करना है। अब बिलीव करो, आप सभी आपके 4 सब्जेक्ट का सबसे टिपिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये पढ़ने और समझने में आपको आसान लगेगा। आसान तो नहीं है वैसे भी, समझाना अगर किसी को आता है तो ये आसान बन जाता है। लेकिन आप बिलीव करो, पेपर में सीए फाउंडेशन वालों, आपकी कलम अगर अच्छे से नहीं चली तो बेशक आपको ये कितना भी क्यों ना आता हो, आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आने वाले। तो दो चीजें, एक तो आपका हेयरिंग क्लास का, एक आपका रीडिंग और एक आपका राइटिंग, 3 चीजें, ये तीनों अगर नहीं हुई तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है, फिर आपका एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। और ये मुश्किल आपको समझ में आ रहा होगा, आप किसी भी हिस्ट्री का स्टूडेंट उठा लो और पता करो उस बच्चे से कि तेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स लाने में हुई है, तो वो तेरे को एक ही नाम देगा, बोलेगा लॉ। कोई भी बच्चा लेके आ जाना जिसके अकाउंट्स में 90 है, वो भी लॉ में 58 आने पे चौड़े होके चिल्ला रहे होते, चल बच तो गया। और आसान है, पता है आपको, एग्जेम्प्ट करना बहुत आसान है, 60 नंबर लाना बहुत आसान है। और ये 60 मार्क्स, 65 मार्क्स लॉ में, 70 मार्क्स, ये आते कंसिस्टेंसी से, जो आप 3 जगहों पर लगा रहे हो, हियरिंग, रीडिंग और राइटिंग। 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, एटलीस्ट बार बार बोलता हूं ताकि 5-4 तो कर ही लो कम से कम। रेगुलर क्लास लेनी है और नोट्स पूरे खा जाओ बहुत अच्छे तरीके से, फिनिश। ठीक है, अब खाने वाले ये नहीं कि सच में खा जाओ, ऑल वेल। चलो दूसरा, अब मैं आपसे अगला डिफरेंस करता हूं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सेल में कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड थोड़ी देर पहले बताया था। जहां सेल में परफॉर्मेंस दोनों पार्टी कर देती है ना, तो जब दोनों पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड हो गया, TED। तो देखना यहां पर, सेल इज एन व्हाट, एन एग्रीमेंट टू सेल इज एन, दो बात हो गई। तीसरी बात, रेमेडीज फॉर ब्रीच। सेल हो चुकी है, मतलब ओनरशिप किसके पास चली गई, और अब दोनों पार्टी में से कोई ब्रीच करता है, ब्रीच मतलब अपने वादे से मुकरता है, तो क्या रेमेडी है दोनों ही केस में। तो द सेलर कैन sue द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी देयर इन टू द, सेलर ने सेल कर दिया मतलब ओनरशिप किसके पास चली गई, तो सेलर बायर के खिलाफ, अब ओनरशिप तो बायर ले जा चुका है, तो सेलर बायर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है गुड्स के प्राइस के लिए। ये आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 4 में, अनपेड सेलर। बोलो ओके। और वही एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो बायर के पास क्या ओनरशिप गई, गई नहीं। तो द एग्रीव्ड पार्टी, बेटा एग्रीव्ड पार्टी वो पार्टी होती है जिसके साथ गलत हुआ है। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होगी, एक एग्रीव्ड, एक डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मतलब वो जिसने गलत किया है,
या जिस पे गलत करने का इल्जाम लगा है, आप ये बोलो, जरूरी नहीं है उसने गलत किया हो, बट उस पे गलत करने का इल्जाम लगा है तो वो डिफेंडेंट माना जाएगा। द एग्रीव्ड पार्टी कैन sue फॉर डैमेज ओनली एंड नॉट फॉर द अनलेस द प्राइस वॉज पेबल एट ए स्टेटेड डेट। बोलो यहां तक ओके? कोई भी दिक्कत? तीन मैंने आपको अभी तक बताया। पहला, सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, सेल एग्जीक्यूटेड होता है। सेल में अगर ओनरशिप सेलर ने बायर को ऑब्वियस सी बात है दे दी है, बायर ब्रीच कर रहा है, सेलर कैन टेक लीगल एक्शन एंड क्लेम प्राइस। इसी के दूसरी साइड, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है, इसको आप एग्जीक्यूटरी बोलते हो। और तीसरा, यहाँ एग्रीव्ड पार्टी सिर्फ डैमेज ले सकता है। क्या ले सकता है? अब खुद ही सोचो आप सब, मेरे को ना इसको मैं डीप में बता, तूने और मैंने वादा करा, एग्रीमेंट करा, सेल अभी नहीं हुई, ओनरशिप किसके पास? अभी भी सेलर के पास। कल को सेलर ने मना कर दिया तो बायर, सेलर ने ब्रीच करा तो बायर सेलर पे क्या एक्शन लेगा? सिर्फ डैमेज ही तो ले सकता है, और क्या लेगा? गुड्स ले सकता है क्या? अरे गुड्स तो है ही सेलर की ओनरशिप में। और वही अगर सेलर ने, बायर ने ब्रीच करा तो फिर सेलर बायर से क्या प्राइस क्लेम करेगा? अरे प्राइस क्यों क्लेम करेगा? वो गुड्स की ओनरशिप आज भी किसके पास है, तो प्राइस क्यों क्लेम करेगा? वो तो किसी और को बेच देगा जाके। बोलो ओके? तीन बातें। एक बात मैं आपको बताऊं, चौथा पॉइंट समझाने से पहले, वैसे ये वाली लाइन मैं आपको यूनिट 3 में दोबारा बताऊंगा। किसी भी गुड्स का रिस्क कौन बियर करेगा? जैसे ये मेरा फोन है, ठीक है, ये फोन गिर गया, टूट गया, ये टूट गया, तो इसका रिस्क कौन बियर करेगा? ये फोन है, ये ऐसे गिरा और ये टूट गया, इसका रिस्क कौन बियर करेगा? ओनर। ओनर कौन है इसका? सुमित सर, है ना जी? रिस्क ऑलवेज फॉलोज। हाँ, अगर मैंने इसको ऐसे जानबूझ के धड़ाम मारा तो फिर कौन बियर करेगा? तो मैं बियर कर। लेकिन मान लो रखा हुआ है, खुद ही गिर गया, टूट गया, तो सर बियर करेंगे। ये रखा हुआ है, खुद ही गिर गया, टूट गया, मैं बियर करने वाला हूं। तो ऑलवेज रिस्क फॉलो करता है किसको? अब बताओ, सेल हो गई तो ओनरशिप किसके पास चली गई? गुड्स में कोई दिक्कत आ गई तो कौन जिम्मेदार? लाइबिलिटी किसकी? एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो ओनरशिप किसके पास है? गुड्स को कोई दिक्कत होगी तो जिम्मेदार कौन? चलो पढ़ो अगला पॉइंट, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज। A subsequent loss or destruction of the goods is the liability of the, बोलो ओके? सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ, दूसरी तरफ एग्रीमेंट में सेलर। बोलो ओके? चार पॉइंट में कोई दिक्कत? अगला समझो, बर्डन ऑफ रिस्क किसके पास होता है? ये अभी अभी मैंने आपको बताया, इसी का ये अगला पॉइंट इसी के साथ जुड़ा हुआ है। सेल में बर्डन ऑफ रिस्क किसका? सिंपल बोला, बायर मत बोला करो, बोलो ओनर का। और ओनर कौन है यहाँ? सेल में, ठीक है। तो यहाँ रिस्क ऑफ लॉस ओनरशिप का मतलब बायर का, और यहाँ किसका? क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है, सेल तो, ये इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट। बता दूं तो सुनना, जरा अलग से बताऊंगा इसको। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां है सेल और यहां है एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। सेलर और बायर के बीच में क्या हो गया? ओनरशिप किसके पास चली गई? B1। मान लो किसी वजह से गुड्स की कस्टडी किसके पास है? इसका मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं।
आपके घर में रिसेंट में 1 साल 2 साल 6 महीने 3 साल में कोई फ्रिज, एसी या टीवी आया है? किसके घर में आया है? अरे बताओ ना, कुछ कुछ पाप कर रहे हो क्या? ठीक है, अंजलि के। हाँ सॉरी, काजल, मेरे मुंह से अंजलि क्यों निकल जाता? हाँ काजल के। तेरे घर में भी आया है? क्या आया था भाई? फ्रिज आया था। तो चल फ्रिज की बातें करते हैं फिर। कितने टाइम हो गया लाए हुए फ्रिज? लास्ट ईयर। कौन सा लिया था? तो घर में रहता है या कहीं और? अच्छा, सैमसंग का लिया था। तो सैमसंग का फ्रिज तुम लेने गए थे साथ में? मम्मी पापा गए थे? तो मम्मी पापा जब फ्रिज लेने गए तो पेमेंट करके फ्रिज खुद ही लादते हुए लाए होंगे। सब बोलो। नहीं ना? पक्की बात है? खुद ही उसमें पैसे दियो, फिर ला कंधे पे रख। मम्मी कह रही उठ जाएगा तुमसे, तुम कर लोगे। तुमने किया हुआ है कई बार। पिछली बार पलंग तुमने ही उठाया था, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे। यस यू कैन डू इट, यस। चलो उठाओ। तो ऐसा होगा क्या? तो मम्मी जी तो इतना परेशान नहीं करेंगी आपको, वहां पर सामान कौन लेकर आएगा? तो जनरली ये होता है लड़के, मतलब जनरली ये होता है कि आप फ्रिज, टेलीविजन, टेलीविजन तो खैर फिर भी ले आते हैं गाड़ी वाड़ी में रखकर। फ्रिज, एयर कंडीशन वगैरह ऐसा कुछ होता है तो फिर लेकर वो बोलते हैं कि हम आपको कल परसों में डिलीवरी करेंगे। एक्चुअली में उनके पास होता भी नहीं है, वो तो सिर्फ वहां बेच रहे होते हैं। वो सब कुछ वेयर हाउस में रखते हैं माल को। यहाँ होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कभी भी देख लेना, वेयर हाउस पे रखते हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं है, क्योंकि शोरूम है वो तो पॉश एरिया में खोल दिया। अब वेयर हाउस भी वहीं पॉश एरिया में खोलोगे तो हो गया तुम्हारा बंटाधार, चल गई दुकान। रेंट ही साला 2 लाख रुपए महीने का हो जाएगा। तो वो लोग वेयर हाउस रखते हैं ऐसी जगह पर जो सस्ता 10 12 15 हजार रुपए में, 20 हजार में मिल जाता है उनको। कंट्री साइड, गांव की साइड, ऐसे फटे पुराने एरिया में। यहाँ तक ओके। अब तू बेटे फ्रिज लेकर मम्मी जब आई थी तो पक्का डिलीवरी सेम डे 2 3 घंटे में या नेक्स्ट डे हुई होगी, पक्का ऐसा ही हुआ होगा, है ना जी? ओनरशिप लेकिन तेरे मम्मी पापा को इमीडिएटली मिल गई होगी। पेमेंट करी, ओनरशिप इमीडिएटली मम्मी पापा को मिल गई होगी, पक्का। बोलो यहां तक ओके? कोई दिक्कत नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुआ ऐसा कि मम्मी पापा को ओनरशिप मिली, उन्होंने कहा कल गुड्स की डिलीवरी आपके पास हो जाएगी। तो देखो ये वही है। या मान ले तेरे मम्मी पापा है, सेल हो गई किस चीज की? मम्मी पापा घर आ गए, मम्मी ने फ्रिज रखने की जगह वगैरह भी बना दी कि जी यहाँ रखेंगे। मम्मियाँ बिल्कुल सटीकता से काम करती हैं, यहाँ रखेंगे, ऐसा होगा, ये सामान वहां चला जाएगा, कल सुबह फ्रिज आ जाएगा, यहाँ लगवा देंगे। ठीक है, सुबह सुबह देखा तो फ्रिज ही नहीं आया। पापा कह रहे बेटे दोपहर तक आ जाएगा, कोई बात नहीं, चल दोपहर के बाद आ जाएगा, कोई बात नहीं। शाम देखी तब भी नहीं आया, नेक्स्ट डे तब भी नहीं आया। हुआ ऐसा कि इस सेलर ने वो फ्रिज जो है वो किसको बेच दिया? रीसेल कर दिया। अब एक बात बताओ, उस फ्रिज का ओनर एक्चुअली में कौन है? तो ये बी टू बेवकूफ है क्या? क्या एक चीज की दो ओनरशिप होती है? होती नहीं है। तो ये सेलर ने इसके साथ में इसको ऐसे फ्रिज बेच दिया, तो ये बेवकूफ था। तो यहां पर इस ओरिजिनल बायर पर एक अधिकार है, अधिकार का नाम है जस इन रेन। जस इन रेन, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। क्या कहते हैं? राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मतलब हेयर ओनर ऑफ द गुड्स हैव राइट अगेंस्ट ऑल ऑफ द पर्सन जो कनेक्टेड है विद द सेलर और गुड्स। तो हेयर B1 कैन रिकवर द गुड्स फ्रॉम B2 एंड टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट सेलर। अब होल वर्ल्ड का मतलब ये नहीं कि दुनिया जहान में किसी को भी पकड़कर केस कर दो, जी मेरे पास तो जस्टिन रेन का राइट है, इधर आओ केस करना है, ऐसा नहीं। सेलर ने जिस जिस के साथ में
फर्दर रीसेल या कोई एक्टिविटी करिए, उनके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हो, फुल राइट है तुम्हारे पास, क्योंकि यहाँ B2 भी उतना ही गलत है, बशर्ते वो इनोसेंट ना हो। अगर B2 को पता था इसकी ओनरशिप ऑलरेडी B1 के पास है, तो ये चीज B2 ने ली कैसे? यार कोई भी गुड्स मैं खरीदता हूं तो वहां पर सबसे पहले मैं क्या मांगता हूं? ओनरशिप मांगता हूं ना मैं। तो बिना ओनरशिप के मैं कोई भी सामान क्यों खरीद रहा हूं? तो यहां पर मेरा भी उतना ही फॉल्ट है। ऑल वेल, कोई दिक्कत? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? जस्ट इन। और इसी के आगे सेलर बायर B1 के बीच में क्या हुआ? मतलब मम्मी पापा सिर्फ फ्रिज खरीदने की बात करके आए थे, फ्रिज खरीदा नहीं, और आगे से उस सेलर ने वो फ्रिज किसको बेच दिया? B2 को। तो B2 पे क्या गई होगी? तो क्या B1 B2 के खिलाफ यहां कुछ कर सकता है? दिस इज कॉल्ड जस्ट इन पर्सोनेम। क्या कहता है? जस्ट इन पर्सोनेम। इसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट द सेलर ओनली। अल्टीमेटली अगर एग्रीमेंट टू सेल में ब्रीच किया है सेलर ने, तो बायर सेलर पर सिर्फ लीगल एक्शन लेगा और किसी पर नहीं लेगा, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जस्ट इन पर्सोनेम। और वही सेल हुई है तो सेल में बायर सेलर के ऊपर और बायर सेलर से रिलेटेड जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब पर लीगल एक्शन ले सकता है, बिकॉज ऑफ जस्ट इन रेम। बोलो ओके। तो यहां देखो नेचर ऑफ राइट में क्रिएट्स जस्ट इन रेम और क्रिएट जस्ट इन राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एंड राइट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पार्टी। बोलो ओके। ठीक है। इसके और भी दो तीन पॉइंट्स हैं, ये हम अगली क्लास के अंदर करेंगे डिस्कस। थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं हमने क्या क्या पढ़ा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जन्मदिन 1 जुलाई 1930। इसका नाम था क्या? चलो जी। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मैं आपको क्या बोल रहा हूं? सबसे पहला 1 जुलाई 1930, और 1 जुलाई 1930 के बाद हमारा इसके नाम के आगे पहले इंडियन लगता था, 1963 में वो इंडियन वर्ड हटाया। फिर हमने आगे बढ़ाई, 4 यूनिट हमें पढ़ने हैं। टोटल 4 यूनिट कितने मार्क्स के हैं? अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर। यूनिट 1 हमने शुरू किया। मैंने आपको सबसे पहले गुड्स का डेफिनेशन बताया। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी except money actionable claim, but include shares, stocks, growing crops and trees which are forming part of land and agreed to be severed from the land. एंड देन मैंने आपको एक्शनेबल क्लेम के बारे में बताया। मनी और एक्शनेबल क्लेम क्या होता है जी? मनी और एक्शनेबल क्लेम में मैंने आपको बताया, मनी मनी बेटा करंट कॉइन्स को गुड्स नहीं मानते, बट ओल्ड कॉइन को आप गुड्स मानते हो। अगर आप एक्शनेबल क्लेम की बात करते हो तो एक्शनेबल क्लेम मतलब ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में करा जाता है। आप किसी से एक्शन ले रहे हो, किसी के ऊपर एक्शन ले रहे हो, और आपको कोर्ट जो है वो कोई क्लेम पास कर रहा है, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट नहीं होता। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गुडविल, ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब चीजें गुड्स होती है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सब कुछ। पेटेंट भी होता है, कॉपीराइट भी होता है, ट्रेडमार्क भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, वाटर भी होता है, गैस भी होता है। ये सब कुछ मूव करता है। ऑल वेल था। फिर हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की। तो गुड्स का क्लासिफिकेशन मैंने ऐसे किया, गुड्स मेरे कितने टाइप के होते हैं? 3 तरीकों के गुड्स होते हैं। पहला एग्जिस्टिंग गुड्स होता है, दूसरा फ्यूचर गुड्स होता है, तीसरा कंटिंजेंट गुड्स होता है। बेटा एग्जिस्टिंग गुड्स मींस द गुड्स व्हिच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। वन इज specific, second is ascertain, third is specific goods means the goods which are what? ऐसा गुड्स जो आइडेंटिफाइड होता है आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या एट द टाइम। तो बेटा एट द टाइम। स्पेसिफिक मतलब उसी टाइम पता होता है, एट द टाइम। एसर्टेन गुड्स मींस द गुड्स जो आइडेंटिफाइड और एग्रीड होता है आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
और अनअसर्टेन गुड्स मींस द गुड्स विच आर केप्ट इन बल्क। फिर हमने बात करी फ्यूचर गुड्स की, जो प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट में। और तीसरा मैंने आपको बताया कंटिंजेंट गुड्स, जिसमें सेल एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करती है, फ्यूचर पे। ऑल वेल था। फिर हमने बात करी कुछ पॉइंट्स की। मैंने आपको बताया, एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, इट मींस व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर्स जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। और फिर इसी को मैंने आपको थोड़ा तोड़ा मरोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, बाकी काफी चीजें इसके अंदर अभी और भी करनी है। इसमें से निकला सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 4 सेल एग्रीमेंट टू सेल कहता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या रेमेडी होती है, क्लेम फॉर प्राइस, उधर क्लेम फॉर डैमेज। लाइबिलिटी क्या होती है, कोई भी लॉस जो है वो बायर का होगा क्योंकि सेल हो चुकी है। एग्रीमेंट टू सेल में सेलर का होगा क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, पहले में सेलर, दूसरे में सेलर, पहले में बायर। ऑलवेज नेचर ऑफ राइट क्या है, जस्टिन रेम और जस्टिन। चलो ये 3 पॉइंट भी करा ही देता हूं, ठीक है, तो फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो अगला है मेरा क्या, राइट ऑफ रीसेल। तो राइट ऑफ रीसेल का मतलब, बेटा एक बात बताओ, क्या सेलर गुड्स को रीसेल कर सकता है सेल करने के बाद? अगर करेगा तो क्या होगा, जस्ट इन रेम बोला करो, ऊपर वाला राइट है ना, राइट अगेंस्ट द। तो भाई सीधी सी बात है, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। सेलर पे बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो गुड्स को क्या कर दे, रीसेल कर दे। बोलो ओके। अगली बात ये कहता है, द सेलर में सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद द। तो अगर एग्रीमेंट हुआ है सेलर और बायर के बीच में, तो है तो एग्रीमेंट टू सेल, ओनरशिप अभी बायर के पास पहुंची नहीं है, तो सेलर हो सकता है बायर 2, बायर 3 को वो गुड्स बेच दे। हाँ, वहां पर बायर 1 के साथ जो उसने ब्रीच किया है तो वो आपस में लीगल एक्शन तो चलेंगे, वो अलग मैटर है। बट यहां पर जो बायर 2 को ओनरशिप गई है उसकी कोई भी गलती। बोलो ओके। चलो अगला पॉइंट है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट समझना, इंसॉल्वेंसी वाला। सेल है और दूसरी तरफ क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में ऐसा हुआ कि सेलर और बायर के बीच में क्या हो गया, बताओ ओनरशिप कहां गई। मान लो गुड्स अभी सेलर के पास ही है, बायर पेमेंट करेगा बाद में। इतने में क्या हुआ, इसी बीच में ये बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया। आप सभी को पता है ना इंसॉल्वेंट का प्रोसेस, मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसको कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा और कोर्ट फिर इसकी, इंसॉल्वेंट पर्सन की एसेट्स को बेचने के लिए अपना एक बंदा भेजता है ताकि वो लाइबिलिटी भी चुका सके, प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे कर सके। उसको कहते हैं लिक्विडेटर या ऑफिशियल असाइनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फिर यहां पर एक लिक्विडेटर या ऑफिशियल असाइनी आएगा इसके इंसॉल्वेंट होने के बाद, और इसका काम क्या होता है, सारी एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटी को चुकाना। तो जब ये एसेट्स बेच रहा होगा तो उसके हाथ में एक पेपर होगा ना, ऐसी एसेट्स का भी जिसका ओनर ये था, लेकिन वो एसेट्स किसके पास है अभी। तो क्या ऑफिशियल असाइनी इस सेलर से वो एसेट्स ले सकता है? बोलो हाँ या ना। जी हाँ, ले सकता है, लेकिन जो प्राइस होगा ना, वो प्राइस रीपे करने के, वो प्राइस की रीपेमेंट करने के बाद। बोलो ओके। नहीं आया समझ में? एक बार और बताऊं, अगर सेल हो चुकी है, ओनरशिप पक्का बायर के पास होगी, गुड्स हम मान के चल रहे हैं सेलर के पास ही, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, बायर इंसॉल्वेंट हो गया। तो बायर का ऑफिशियल लिक्विडेटर जब आएगा तो वो उसकी सारी एसेट्स बेचेगा लाइबिलिटी चुकाने के लिए। तो उन सारी एसेट्स में एक एसेट्स वो वाली भी तो है जो किसके पास रखी हुई है, क्योंकि ओनर कौन है। तो वो ऑफिशियल लिक्विडेटर उस एसेट्स को क्या करेगा,
सेल कर देगा। बोलो ओके। और वहीं दूसरी तरफ अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो सेलर बायर ओनरशिप किसके पास है? तो क्या ऑफिशियल रिसीवर एसेट्स मांग सकता है? नहीं मांग सकता, क्योंकि एसेट्स बायर का था ही नहीं। लेकिन ऑफिशियल रिसीवर एक चीज मांग सकता है, जो भी नहीं प्राइस, जो एडवांस प्राइस बायर ने पे किया हो सेलर को। बोलो ओके है, ऑल वेल है। तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, the official assignee will not be able to take over the goods, but it will recover the price from the, and the official assignee will acquire control over goods, but the price will not be, all well। बोलो कोई दिक्कत है? दोबारा से, ऑफिशियल रिसीवर will not be able to take over the goods but will recover the, an official assignee will acquire control over the goods but the price will not be recoverable। बोलो ओके। यहां सेलर की इंसॉल्वेंसी हुई है और यहां किसकी हुई है? तो मैंने अभी आपको बायर का बताया, बायर में कंट्रोल ओवर द गुड्स होगा और उसमें गुड्स पे कंट्रोल नहीं होगा, वो प्राइस ले सकता है। और सेलर में इसका वाइजे वर्सा कर लो, उल्टा कर लो। बोलो ओके, कोई दिक्कत है जी? तो ये हमारा हुआ क्या, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ऑल वेल। एक चीज और दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब बताया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमने क्या बात करी? एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। तो यहां पर मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात बताई थी। क्या होती है बात? आ जाओ। मैंने आपको बताया था ना, प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक जनरल और एक स्पेशल। में मैंने सिद्धांत का एग्जांपल दिया कि सिद्धांत ने अपना आईफोन मुझे गिरवी रखा और बदले में मैंने सिद्धांत को 20,000 दिए। तो वो पर्सन जिसने प्लेज कराया उसको बोलते हैं प्लेजर, या पॉनर भी कहते हैं, PAWNOR। यूनिट नंबर 8 में पढ़ाऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। और जो रिसीवर, जो गुड्स का रिसीवर होता है उसको पॉन ही कहते हैं, PAWNEE, मतलब प्लेजी। तो प्लेजी के पास हमेशा स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। इन केस प्लेजर अगर डिफॉल्ट कर देता है तो प्लेजी क्या कहता है, वो लीगल एक्शन ले सकता है कोर्ट में जाकर। प्लेजी कैन टेक, बोलो ओके। और यहां पर जनरल प्रॉपर्टी फुल ओनरशिप राइट होता है, वो खुद बेच भी सकता है, ट्रांसफर ही कर सकता है। जैसे मेरे पास खुद का गोल्ड नेकलेस है, एंड कैन ट्रांसफर ओनरशिप इंक्लूडिंग द प्लेज्ड आइटम। और स्पेशल प्रॉपर्टी में लिमिटेड राइट्स कैन रिटेन द प्रॉपर्टी अंटिल लोन रीपेमेंट। लैंडर होल्डिंग द गोल्ड नेकलेस एज सिक्योरिटी, जैसे मैंने इसका आईफोन रखा एज सिक्योरिटी, कैन नॉट ट्रांसफर ओनरशिप, ओनली रिटेन द पोजीशन एट। तो जब इसने अपना फोन मेरे पास रखा होगा तो इसने मेरे को ओनरशिप थोड़ी ट्रांसफर करी होगी, सिर्फ कस्टडी दी है उसकी। बोलो ओके। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।